गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आप लोगों का करियर जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक दिन के गैप के बाद आप लोगों को फिर CHSL का वही 11 जुलाई का ही पेपर ये भी है। मतलब CHSL 2018 11 जुलाई को हुआ था, लेकिन ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो आपको 11 जुलाई के तीनों पेपर मिल गए, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट का आज कराने जा रहे हैं। तो ये भी इजी टू मॉडरेट ही है। चलो देख लेते हैं पहले 25 क्वेश्चन, फिर आप लोगों से कुछ बातें करनी है। पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है एंटोनियम का, और वर्ड दिया है रूटीन। तो रूटीन का मतलब क्या होता है? जो नियमित रूप से होता है, ठीक है। जो नियमित रूप से होता है उसका एंटोनियम ढूंढना है। तो एक दिया है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? जो अलग होता है, भिन्न होता है। तो रूटीन होता है एक जैसा, समान रूप से। रूटीन होने का मतलब क्या हुआ? एक समान रूप से। और डिफरेंट होता है भिन्न रूप से। तो ये एंटोनियम बनने के चांस हैं इसके। लेकिन और तीन ऑप्शन देखते हैं। एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का इससे कोई रिलेशन नहीं है। नॉर्मल। नॉर्मल तो रूटीन में ही आ जाएगा। रेगुलर ये रूटीन में आ जाएगा। तो रेगुलर और नॉर्मल ये रूटीन में आ जाते हैं, ये साइनोनियम हो जाएंगे। ये भी साइनोनियम होगा। और एक्सेप्टेड का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? डिफरेंट। ठीक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ 1। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे कि ये साइनोनियम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइनोनियम का क्वेश्चन है। हम लोग साइनोनियम का वर्ड देखते हैं। किसका पूछा गया है? क्लाइमेक्स का साइनोनियम। और क्लाइमेक्स का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? क्लाइमेक्स का मतलब होता है चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष मतलब क्या हुआ? एकदम टॉप पर। जैसे मूवी वगैरह देखते हैं तो एकदम लास्ट में जब क्लाइमेक्स आता है उसी को कहा जाता है चरमोत्कर्ष। तो चरमोत्कर्ष में एक तो लिखा है, देखिए, प्रीफेस। तो प्रीफेस का मतलब होता है, जैसे कोई किताब आप पढ़ते हैं, कोई उपन्यास या कोई नाटक पढ़ते हैं, तो प्रीफेस का मतलब होता है जो भूमिका या प्रकथन होता है, सबसे शुरुआत में लिखा होता है। और जिसमें ये बताया होता है कि ये नाटक किस चीज़ पर आधारित है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो वो नाटक की या कहानी की या उपन्यास की भूमिका होती है। किसी किताब में क्या लिखा गया उसकी भूमिका होती है प्रीफेस। ठीक है। और ये जो प्रोलॉग लिखा हुआ है, प्रोलॉग और प्रीफेस दोनों एक ही चीजें हैं। प्रोलॉग प्रीफेस दोनों एक चीजें हैं। तो क्लाइमेक्स क्या होता है? एकदम अंत में चरमोत्कर्ष होता है। और ये प्रीफेस और प्रोलॉग दोनों शुरुआत में होते हैं, तो ये दोनों नहीं होंगे आंसर। अब आपका बचा कल्मिनेशन और एपिलॉग। तो पहले हम एपिलॉग को डिस्कस कर लेते हैं कि एपिलॉग क्या होता है। एपिलॉग होता है नाटक वगैरह में, नाटक समाप्त होने के बाद लास्ट में जो राइटर वगैरह अपनी बातें बताते हैं वो। तो वो कहानी का क्लाइमेक्स नहीं होता। एक्चुअली जो एपिलॉग है वो कहानी का क्लाइमेक्स नहीं है। एक्चुअली वो राइटर की अपनी बात है, अपने विचार होते हैं। तो कई बार देखिए मूवी वगैरह देखते हैं तो मूवी खत्म होने के बाद एकदम लास्ट में डायरेक्टर कुछ बताता है, या नाटक वगैरह में नाटक खत्म होने के बाद कुछ बताता है। और जो क्लाइमेक्स है, एक्चुअली क्लाइमेक्स नाटक का हिस्सा होता है और एपिलॉग नाटक का हिस्सा नहीं होता। ये राइटर के अपने विचार, व्यू होते हैं। और बचा एक वर्ड, कल्मिनेशन। तो कल्मिनेशन का मतलब यही होता है जो क्लाइमेक्स होता है, मतलब नाटक या मूवी का लास्ट सीन, जिसे हम क्लाइमेक्स या कल्मिनेशन कहते हैं। तो आपका दूसरा जो ऑप्शन होगा वो क्या होना चाहिए? कल्मिनेशन, यानी कि 2। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है क्वेश्चन का पार्ट ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर के लिए हमें पहले ये सेंटेंस देखना होगा। लेट्स रीड। Our train, our nation can make significant growth। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली। तो इन्होंने कहा हमारा राष्ट्र ग्रोथ कर सकता है, किंतु यदि, दो चीजें लिखा है ना, किंतु यदि वी ऑल वर्क कलेक्टिवली। तो हिंदी में तो हम भले बोल लेते हैं कि हमारा राष्ट्र प्रगति कर सकता है किंतु यदि हम मेहनत करें। अंग्रेजी में किंतु यदि दोनों नहीं लगेगा। क्या लगना चाहिए? बट नहीं लगता, केवल इफ लगा होता। ठीक है ना। हमारा देश तरक्की कर सकता है यदि हम मेहनत करें, तो इफ लगाना चाहिए था, बट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अंग्रेजी में दो कंजंक्शन एक साथ नहीं लगते हैं। ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कोई एक सेंटेंस दिया है, इसके लिए एक वर्ड बताना है, मतलब ये OWS का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स, जो आदमी दोनों हाथों को एफिशिएंटली यूज करता है, उतनी ही कुशलता के साथ यूज करता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो जीनियस तो बुद्धि से रिलेटेड है, स्किलफुल कार्य कुशलता से रिलेटेड है, लेकिन इसमें दोनों हाथों की बात नहीं आती। इसमें मेन चीज क्या होगा? बोथ हैंड। अच्छा, केवल इफिशिएंट होता तो स्किलफुल हो सकता था, अगर इसमें बोथ हैंड्स ना होता। तो चूंकि कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इसका है बोथ हैंड्स, तो हमें कीवर्ड को लेकर के, मतलब बोथ हैंड्स को इन्वॉल्व करते हुए आंसर ढूंढना है। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट किसको कहते हैं? एम्बी का मतलब क्या हुआ? ये जो एम्बी लिखा है इसका मतलब होता है दो। तो अब दो क्या, दो हाथ होंगे, या फिर वेलेंट मतलब होता है जो कोई व्यक्ति जिस तरह का जो मुखी होता है। अब जो मुखी मतलब एक अंतर्मुखी होता है, एक बहिर्मुखी होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है, और जो दोनों होता है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों होता है, उसे क्या कहा जाता है? एम्बीवर्ट होता है, ठीक है ना। तो एम्बीवर्ट इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों होगा। तो ये तो उससे अपनी बात को व्यक्त करना या अपनी बात को कह सकने से रिलेटेड है। हाथ की कार्यकुशलता नहीं है, तो इसमें हाथ की कार्यकुशलता केवल इसमें है। एमबी का मतलब हो गया दोनों, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है हाथों से काम करने में कुशल। तो एमबी डेक्स्ट्रस वर्ड होगा आपका ये आंसर। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इमेज विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो आपने एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट्स, ठीक है। तो थ्री इडियट्स एक मूवी देखी होगी, उस मूवी में जो वायरस है, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल, तो वो दोनों हाथों से देखिए बोर्ड पर इक्वली कुशलता के साथ लिखते हैं, तो उन्हें ही कहा जाएगा एम्बी डेक्स्ट्रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें करेक्ट ऑर्डर में हमें चीज़ें करनी है, और ABCD चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि पूरा स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। सी तक ठीक से डिस्प्ले हुआ, डी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, पढ़ के हम बाद में स्क्रॉल कर लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, इनफैक्ट देयर आर अबाउट 800 मिलियन मोबाइल फोन्स। क्या कहा इन्होंने? देयर आर पर ध्यान रखिए, प्रेजेंट में है, और कितना है? 800 मोबाइल फोन यूजर्स। तो 800 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स, और ये ध्यान रखिएगा क्या? नाउ, नाउ पर खास तौर से ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है पहले की और अब की बात हो, तो नाउ वाला बाद में यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है नाउ का सेंटेंस बाद में लाना पड़े। इसके पहले का देखते हैं क्या सेंटेंस है। दे हैव बीन इन यूज इन कंट्री। हैव बीन इन यूज का मतलब ये इस्तेमाल में होते आ रहे हैं। इन द कंट्री फॉर ओवर 2 डिकेड्स, करीब 20 सालों से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो अब देखें, तो ये तो नाव वाले के पहले होगा, जैसे ये नाव वाला है इस समय का है, और ये करीब 20 साल से होते आ रहे हैं, ये है। तो मतलब हमें बी के बाद ही ए लगाने की गुंजाइश अभी फिलहाल लग रही है। तीसरा देखते हैं कि मोबाइल कंपनीज आर रेगुलरली ब्रिंगिंग आउट फोन्स विद न्यू फीचर्स फॉर दीज यूजर्स। ये देखिए हमें एक क्लू मिल गया भाई, ये को जो मिला, दीज यूजर्स, ठीक है ना। दीज यूजर्स किसके लिए लिखा है? ये लिखा है देखिए, फोन यूजर्स नाउ, ठीक है। ये देखिए, इसी को देखिएगा आप, ये यूजर्स देखिए, और ये देखिए दीज यूजर्स। तो ये यूजर्स और दीज यूजर्स, तो आपको किसी भी कीमत पर ए के बाद सी लगाना है, ये बात तो पक्का हो गई, ठीक है ना। ए के बाद सी लगाना है, और ए के पहले अभी तक बी लग रहा है। अभी डी हमने पढ़ा नहीं है, हो सकता है ए के बाद डी लग जाए, लेकिन ए के बाद सी होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम यही देख लें, ए के बाद सी अगर हमें कहीं मिल जाता है, तो देखिए ए के बाद सी यहाँ लगा, ए के बाद सी यहाँ लगा, ठीक है, दो क्वेश्चन हैं। तो अभी रुक के देखते हैं। सी हमने पढ़ ही लिया, डी लिखा है, देयर आर बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया टुडे। ओहो हो, तो ये भी बात होनी चाहिए। हम्म, तो ये टुडे की बात हो रही है, और ए में नाउ की बात हुई है।
लेकिन डी वाली बात को बी वाले में कंटिन्यू किया जा रहा है। कहा जा रहा है आज, देखिए डी में लिखा हुआ है कि आज इंडिया में बिलियंस मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब आज इंडिया में बिलियंस मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो इसी को कहा जा रहा है कि जो बीसों सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर ए और सी, तो सबसे डी से स्टार्ट हो रहा है शुरू में, उसके बाद बी लगा दीजिए। फिर ए और सी का तो क्रम पक्का है ही, ठीक है ना। देखिए ए वाले की गुंजाइश क्यों कट गई, क्योंकि इसमें डी के पहले बी लगा दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, पहले डी होना चाहिए था, उसके बाद में बी होना चाहिए था, इसीलिए ए वाला कटा, नहीं तो फिर हम उसकी गुंजाइश कर सकते थे। बी के पहले डी के पहले बी नहीं हो सकता, ये बी के बाद डी के बाद ही बी होगा, इसलिए इस चौथे ऑप्शन पर आना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रामेटिकल एरर का। आप ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ग्रामेटिकल एरर। तो इसके लिए हम लोग पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, देखें पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है कि नहीं आता है। आ गया। तो पहले इस क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आई विल स्टॉप टू रिफ्रेशमेंट्स। स्टॉप के बाद देखिए, स्टॉप के बाद ये देखिए टू लगा है, और टू के बाद क्या लगानी चाहिए, बल्कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। आई विल स्टॉप टू रिफ्रेशमेंट, या तो रिफ्रेशमेंट या खाली रिफ्रेश लिखो, या तो फिर टू की जगह लिखा होता फॉर रिफ्रेशमेंट। तो क्योंकि रिफ्रेशमेंट है नाउन, तो रिफ्रेशमेंट नाउन है, तो उसके पहले फार लगा के हम लगा सकते थे फॉर रिफ्रेशमेंट। ये लिखा होता आई विल स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट, या तो लिखा है होगा आई विल स्टॉप टू रिफ्रेश, ठीक है ना, एट द नेक्स्ट रेस्टोरेंट। तो फॉर रिफ्रेशमेंट ये है फॉर रिफ्रेशमेंट, या तो टू रिफ्रेश। तो हमारा इसी पार्ट में एरर है, ऑप्शन ढूंढते हैं, तो ये लिखा है टू रिफ्रेशमेंट्स, आपका आंसर क्या होगा, टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं, और स्टेटमेंट लिखा है पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। मतलब क्या हुआ कि एक ही समय में रहने वाले दो लोग। तो जैसे हम ये कहें कि ट्रम्प और मिस्टर मोदी एक ही समय के शासक हैं। तो जैसे जिस समय ट्रम्प अमेरिका में राष्ट्रपति हैं, उसी समय मिस्टर मोदी इंडिया में प्रधानमंत्री हैं। तो चूंकि दोनों एक ही टाइम पीरियड के हैं, तो इसलिए इन दोनों को कहा जाएगा कंटेम्पोरेरी, हिंदी में कहते हैं समकालीन। तो इनके लिए क्या यूज कर जाएगा वर्ड, एक ही समय के जब होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं समकालीन। समकालीन यानी कि कंटेम्पोरेरीज, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं, फ्रेंड्स का ऑप्शन यहाँ हो नहीं पाएगा। कॉस्मोपॉलिटन्स का मतलब क्या होता है, विश्व प्रेमी। विश्व प्रेमी मतलब जो होता है जो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं, जिसे भारत में एक भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, तो वो लोग कॉस्मोपॉलिटन्स कहे जाते हैं। फिलहाल यहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा। और कॉमरेड क्या होता है, कॉमरेड कहते हैं साथी को, लेकिन किस में कहते हैं, साम्यवाद मार्क्सवाद में कॉमरेड। रूस में जब क्रांति हुई थी, तो उसमें जितने क्रांति के साथी थे, तो उन सबको कॉमरेड कहा जाता था, ठीक है। तो इंडिया में भी देखिए जो वामपंथी साम्यवादी पार्टी है, वहाँ नेताओं को कॉमरेड कहा जाता है। फिलहाल हमें ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ये सेकेंड वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि जैसे ही अंडरलाइन, ये देखिए नो इम्प्रूवमेंट लिखा है ना ऑप्शन में, तो इसका मतलब ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, और आपको अंडरलाइन पार्ट भी मिल रहा है। तो चारों क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ गए हैं। वुमेन इन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, मतलब क्या हुआ, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में पारंपरिक कपड़े पहने हुए। कभी आपने देखा होगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, या कोई भी किसी देश का भी प्रधानमंत्री, या कोई राष्ट्राध्यक्ष वगैरह, या कोई बड़ा नेता आता है किसी दूसरे देश में, तो वहाँ के लोग वहाँ के पारंपरिक परिधान में ही उसका स्वागत करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं। तो वेमेन का मतलब क्या हुआ, औरतें इन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, मतलब वहाँ के पारंपरिक परिधान में वेलकमिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दिया, अ फॉरेन डिग्निटरीज, ठीक है ना। अ फॉरेन, देखिए यहाँ आ लगा दिया है, तो ये डिग्निटरीज नहीं होगा, आपको एक गलती तो साफ साफ नजर आ रही है, ये आ लगा है और ये डिग्निटरीज लगा है, तो यहाँ पे कुछ गलती है, ठीक है ना। और दूसरी बात, वेलकमिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जबकि यहाँ पर अभी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब आई नहीं। वेमेन इन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, यहाँ कोई वर्ब नहीं है, और ये जो वेलकमिंग लिखा है, ये क्या होना चाहिए, ये होनी चाहिए हमारी
मेन वर्ब। तो मेन वर्ब बनाने के लिए इसे हम सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, या तो इसमें आर लगाओ, वर लगाओ, ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वुमेन सब्जेक्ट प्लूरल है। तो आर या वर लगा करके हम बना सकते हैं इसको। आईएनजी फॉर्म में अगर रखना चाहें तो आर या वर लगाना पड़ेगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है ना, महिलाओं ने फॉरेन डिग्नेटरीज का स्वागत किया, कर रही हैं नहीं बल्कि किया, तो ये कार्य पूरा हो चुका है चूंकि, इसलिए ये परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। तो जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है, संपन्न हो जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो फिलहाल चलिए हम ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है। वेलकम, अगर हम वेलकम लगा दें तो देखिए ये टू नहीं लग सकता है। वेलकम के बाद जैसे हम लोग कभी कहते हैं आई वेलकम यू, आई वेलकम टू यू नहीं बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आई वेलकम यू। तो वेलकम के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसमें टू नहीं लगाया जाता, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा वेलकम पास्ट इंडेफिनिट है, द फॉरेन डिग्नेटरीज ये सही है। तीसरा लिखा है वेलकम, से देखिए वेलकम में एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, वुमेन, तो वीमेन प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हम वेलकम्स नहीं लगा सकते किसी कीमत पर। तो ये वाला गलत हो गया, और ये ऑलरेडी गलत, यहाँ पे गलत था ही। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, दूसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 वंस अगेन बिलोंग्स टू द नो इम्प्रूवमेंट। लेट्स रीड द क्वेश्चन। विद ईच पासिंग डे, विद ईच पासिंग डे ही वॉज गोइंग इन मोर ट्रबल। तो हर बीतते दिन के साथ जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वो मुसीबत में फंसता जा रहा था। तो जब परिस्थितियां बदल रही हैं तो गो इन नहीं होता, गो इन होता है वर्चुअली जब हम कहीं जाते हैं तो, और मुसीबत में फंसते जा रहे हैं तो वो गो इन ना होकर के क्या होता है, वो होता है गेट इनटू। मुसीबत में फंसते जाने का जो फ्रेज है दैट इज गेट इनटू, ना कि गो इन। ठीक है ना, तो गेट इनटू का हम ढूंढते हैं कोई ऑप्शन, अब वाज लगा ही हुआ है तो फिर हमें गेटिंग इनटू का ऑप्शन चाहिए। तो ही वाज गेटिंग इनटू, मतलब हमारा ये चौथा वाला होगा, ही वाज गेटिंग इनटू। आपका ऑप्शन क्या हुआ, 4। दूसरे वाले में ही के साथ वर लगा है, तीसरे में ही के साथ आर लगा है, ये हो नहीं सकता। तो फिर फिलहाल झगड़ा किस में थी, ये नो इम्प्रूवमेंट में थी और ये चौथे ऑप्शन में थे। तो ये क्वेश्चन तो ये गलत है ही फिलहाल, तब ये आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है साइनोनियम और वर्ड दिया है मैनुअल। मैनुअल का मतलब क्या हुआ, हाथ से बनाया हुआ। क्या होगा, हाथ से बनाया हुआ, या हाथ से लिखा हुआ, या हाथ से कोई काम जो किया गया है, मशीन से नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, मैनुअल। तो मैनुअल के लिए हम देखिए डिक्शनरी तो अब जानते हैं, उसमें शब्दकोश होता है। थेजोरस क्या होता है, एंटोनियम साइनोनियम का कलेक्शन होता है। हैंडबुक, हाँ ये हैंडबुक हो सकता है हाथ से लिखा हुआ। डायरेक्टरी में टेलीफोन नंबर्स लोगों के दिए होते हैं। तो इन तीनों का उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको क्या लेना पड़ेगा, हैंडबुक। तो मैनुअल का ऑप्शन हुआ 3 वाला, हैंडबुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 जंबल सेंटेंस वंस मोर, फिर आपको ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो देखते हैं चारों आता है कि नहीं आता है, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है किसी कीमत पर। ठीक है, 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन पॉपुलेशन लिव्स इन विविंडी। वन पॉपुलेशन, देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक और जिक्र होगा। तो एक और, ये देखिए डी में देखिए कहाँ लिखा है, द अदर ग्रुप। ठीक है, तो एक वन वन पॉपुलेशन ये हो गया और द अदर ग्रुप ये हो गया, मतलब हमें ए के बाद डी लगाना है, पहला ही हमें मिल गया, ए के बाद डी लगाना है। अगर आप आजमाना चाहें तो पहले ऑप्शंस खोल के देख लीजिए कि ए डी अगर एक ही में ऑप्शन मिला तो फिर 100% वही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए डी हमें क्या चाहिए, ए डी हमें कॉन्टिन्यूअस चाहिए, तो इसमें ए डी का क्रम नहीं है, इसमें ए डी का क्रम नहीं है, इसमें ए डी का क्रम है, और इसमें ए डी का क्रम नहीं है, हमारा आंसर 3 होगा। ठीक है ना, यही 3 वाला हमारा आंसर होगा, ये बात तय हो गई। ठीक है, तो चलिए अगर आप जानना चाहते हैं तो हम इसको डिस्कस करा देते हैं। देखिए पहला वाला लिखा है वन पॉपुलेशन लिव्स इन बिंडी नेशनल पार्क इन युगांडा। एक आबादी जो है, मतलब एक ग्रुप जो है, वो ये युगांडा के विविंडी वाले एरिया में रहता है, नेशनल पार्क में। दूसरा आगे लिखा हुआ माउंटेन गोरिल्लाज आर सम ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड एनिमल्स ऑन द प्लेनेट।
जो माउंटेन गोरिल्ला हैं वो इस धरती पर सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त, मोस्ट थ्रेटेंड मतलब सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त प्राणी हैं, विलुप्त प्राय हैं। माउंटेन गोरिल्लाज के बारे में ये सेंटेंस कहा जा रहा। जो वन पॉपुलेशन लिखा है वो इन्हीं माउंटेन गोरिल्लाज के बारे में होगा। तो माउंटेन गोरिल्लाज से शायद सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब आगे लिखा है कि ओनली 2 ग्रुप्स आर ऑफ माउंटेन गोरिल्लाज रिमेन। पहले माउंटेन गोरिल्लाज से सेंटेंस शुरू किया, फिर कहा कि इनके 2 ग्रुप्स हैं। 2 ग्रुप्स में ये हो गया 1 ग्रुप और ये हो गया अदर दूसरा वाला ग्रुप। तो सीधी सी बात है, माउंटेन गोरिल्ला मतलब बी वाला पहले होगा। फिर सी में कहा कि इनके 2 ग्रुप हैं, तो सी हो सॉरी पहले क्या होना चाहिए, पहले होगा बी उसके बाद सी। सी के बाद ए में आया था 1 ग्रुप और डी में आया था अगला ग्रुप। तो बी सी ए डी का ऑप्शन देखिए फिर वही आया ना सी। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला है, ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, तो हम पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक बार पढ़ लेते हैं फिर दिमाग में बैठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड आर डैश विद डेंजरस लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया में जो नदियां हैं वो खतरनाक लेवल, देखिए डेंजरस लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स, खतरनाक लेवल के तक एंटीबायोटिक्स से यहाँ क्या लगेगा, से भरी हुई है, मतलब इन नदियों में एंटीबायोटिक्स पाया जाता है। दूसरा फिलर है डैश टू अ रिसेंट स्टडी। तो मतलब ये बात कहाँ से पता चली, हाल ही में एक स्टडी की गई उसी में इस बात का पता चला। तो यहाँ जो भी वर्ड भरा जाएगा के अनुसार और उसके बाद टू लगना चाहिए। तो हम जानते हैं कि के अनुसार के बाद टू किस में लगा होता है, अकॉर्डिंग टू में लगा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ मोस्ट सुटेबल है कि अकॉर्डिंग टू अगर हमें मिल जाता है फिर वही लगाएंगे, ठीक है ना। इन अकॉर्डेंस नहीं होगा क्योंकि इन अकॉर्डेंस के बाद विद लगता है, अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन सम वाटरवेज, कुछ वाटरवेज मतलब वही नदियाँ। तो कुछ नदियों में जो एंटीबायोटिक्स का कंसंट्रेशन है वो लिखा है यहाँ डैश सेफ्टी लेवल, मतलब सुरक्षित स्तर से करीब 300 गुना डैश हो गया है। तो इन्होंने कहा कि कुछ नदियों में एंटीबायोटिक्स का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो सुरक्षित लेवल से 300 गुना, अब 300 गुना क्या, कम की ज़्यादा, बात हो रही है ज़्यादा की, बात हो रही है खतरे की, तो 300 गुना ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बढ़ गया के लिए कोई ऑप्शन यूज करेंगे तीसरे नंबर पर। चलिए चौथे नंबर का ऑप्शन देखते हैं, लिखा हुआ है रिसर्चर्स लुक्ड एट सेवरल डैश, ठीक है ना। रिसर्चर्स ने देखा कुछ डैश यूज्ड एंटीबायोटिक्स इन रिवर फ्लोइंग, ठीक है ना। तो यूज्ड एंटीबायोटिक्स इन रिवर्स, उन्होंने देखा कुछ सेवरल डैश यूज एंटीबायोटिक्स। तो डैश यूज एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या हुआ, जो धड़ल्ले से या बहुत ज़्यादा बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रहे हैं, यहाँ ऐसा कोई वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है ना। कभी कभार यूज वाले तो लगेंगे नहीं, और ज़्यादा यूज जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वही वर्ड यहाँ लगना चाहिए। और इन्होंने कहा इन रिवर्स, उन नदियों में जो कि 72 कंट्रीज में होकर बहती हैं, इन्हीं 72 कंट्रीज के रिवर्स पे इन लोगों ने रिसर्च किया है। तो फ्लोइंग डैश 72 कंट्रीज, मतलब यहाँ होगा से होकर बहने वाली। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे। पहला है पहला फिलर, तो पहला फिलर ये कहा गया था कि नदियाँ एंटीबायोटिक्स से भरी हुई हैं, ठीक है ना, याद आया। शुरुआत में क्या लिखा था, नदियाँ एंटीबायोटिक्स से खतरनाक लेवल तक एंटीबायोटिक्स से भरी हुई हैं। तो खतरनाक लेवल तक एंटीबायोटिक्स से भरी हुई हैं, तो इसको हम लोग वर्ड में इसमें क्या लगाएंगे, तो फाउल्ड का मतलब क्या हुआ, तो ये फाउल का मतलब होता है अपवित्र होना। तो अपवित्र होना ये धार्मिक सेंस में है, ठीक है ना, ये प्रदूषण वाले सेंस में फाउल नहीं यूज किया जाता, ये धार्मिक सेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि साइंटिफिक कंटेक्स्ट है इसलिए फाउल नहीं लगेगा। इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड और कंटेमिनेटेड, अब बताइए क्या अंतर होता है इन्फेक्टेड और कंटेमिनेटेड। इन्फेक्टेड होता है जब मानव शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई संक्रमण होता है। तो हमें वर्ड यूज करना है यहाँ पर संक्रमित या प्रदूषित।
तो नदियाँ संक्रमित नहीं है, प्रदूषित है। इन्फेक्टेड होता है संक्रमित, और ये ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी पर काम करता है। इन्फेक्टेड वर्ड, ठीक है ना, लग तो रहा है कंटेक्चुअल, लेकिन ये एनिमल बॉडी पर इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेक्टेड जब हम किसी वायरस बैक्टीरिया से प्रभावित होते हैं तब, ठीक है ना। और टेंटेड का मतलब क्या होता है? कालिख लगना, कलंक लगना, बदनामी हो जाने के लिए ये यूज किया जाता है। अब बच्चा कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित, प्रदूषित। तो ये हवा, पानी, इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा यहाँ वर्ड कौन सा लगा? ये नदियों के दूषित होने के लिए सबसे अच्छा वर्ड होगा कंटेमिनेटेड। आपको ये पता चल गया कि फाउल्ड और इन्फेक्टेड क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा फिलर है, देखते चलिएगा यहाँ से। पहले में यहाँ हम लोग भर चुके हैं पहले फिलर के लिए कि नदियाँ दूषित हो चुकी हैं डेंजरस लेवल तक एंटीबायोटिक्स से। आगे यहाँ लिखा है डैश टू अ रिसेंट स्टडी। तो हमने कहा था अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी होना चाहिए, टू का ध्यान रखिएगा, जिसके बाद टू लग सकता हो। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, और दूसरे फिलर के लिए आपके पास ऑप्शन है अकॉर्डिंग, इसी के बाद टू लगता है अकॉर्डिंग टू। रिपोर्टेड टू होगा नहीं, और कंसिस्टेंट मतलब होता है निरंतर, लगातार। कन्फर्मिंग तो भी लगता है इसके बाद, ये सारे कोई ऑप्शन नहीं लगेंगे, क्या लगेगा? अकॉर्डिंग टू। तो चलिए अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। तो हमारा फिलर नंबर 3 होना चाहिए यहाँ पे। तो फिलर नंबर 3 आप एक बार देख लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन सम वाटरवेज डैश सेफ्टी लेवल बाय 300 टाइम्स। तो इन्होंने कहा कि इन नदियों में एंटीबायोटिक्स का कंसंट्रेशन लेवल 300 गुना क्या हो गया है? 300 गुना बढ़ गया है। और कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन सिंगुलर सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, जो भी वर्ब लगेगी वो सिंगुलर होनी चाहिए। चलिए हम फिलर नंबर 3 देखते हैं। और फिलर नंबर 3 में हमारे ऑप्शंस है एक्सेल्स। एक्सेल में भी एस लगा है, देखिए इसमें भी एस लगा, इसमें भी एस लगा, इसमें भी एस लगा। मतलब वर्ब की ग्रामर नहीं देखनी है, ग्रामर में करेक्ट है, सबके सब सिंगुलर हैं, ठीक है। अब हमें कंटेक्स्ट देखना है कि कौन सी वर्ब उचित होगी यहाँ पर। तो एक्सेल का मतलब क्या होता है? गुणवत्ता में यूज किया जाता है, श्रेष्ठ होने के लिए, ज़्यादा होने के लिए नहीं। आउट पेसेज में देखिए वर्ड लिखा है पेस, पेस स्पीड के लिए यूज किया जाता है। अगर आपकी स्पीड हमारी स्पीड से ज़्यादा है तो हम आउट स्पेस यूज करते हैं, गति ज़्यादा होने के लिए, ठीक है। तो आउट ग्रोज का मतलब क्या हुआ? विकास के लिए यूज किया जाता है। कोई चीज़ जब एक चीज़ जब दूसरी चीज़ से ज़्यादा तेजी से विकास कर रही हो तो वो होती है आउट ग्रो, ठीक है। एक्सीड का मतलब होता है अमाउंट में ज़्यादा हो जाना, एक्सीड बढ़ जाना। तो ये बढ़ जाना किस में होता है? मात्रा या संख्या में बढ़ जाना, ठीक है। तो लगा सब तो बढ़ के लिए है, आउटपेस भी बढ़ने के लिए लगा है लेकिन गति में है। आउट ग्रोस बढ़ने के लिए लगा है लेकिन वो डेवलप के लिए, प्रोग्रेस के लिए है। एक्सीड मात्रा या संख्या में बढ़ने के लिए होगा। तो चूंकि प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे? एक्सीड ज़्यादा सुटेबल वर्ड होगा, ठीक है ना। अच्छा, आप एक एक्सेल्स सोच रहे होंगे ना, तो एक्सेल्स आप ये सोच लीजिए कि एक वर्ड आपने सुना होगा ना एक्सीलेंट। तो वही एक्सीलेंट जो वर्ब होती है, एक्सीलेंट जो एडजेक्टिव होता है उसी की वर्ब है ये एक्सेल्स। तो हमारा अगला फिलर है, हम 3 फिलर भर चुके हैं, चौथे फिलर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक बार यहाँ देखते हुए चलते हैं। लिखा है रिसर्चर्स लुक्ड डैश सेवरल डैश, रिसर्चर्स लुक्ड एट सेवरल डैश यूज्ड एंटीबायोटिक्स इन रिवर्स, ठीक है ना। तो कैसे एंटीबायोटिक्स को इन्होंने देखा होगा, ढूंढा होगा? तो कैसे एंटीबायोटिक्स को ढूंढा होगा बताइए? लाइकली, या कॉमनली, या बैडली, या अनयूजुअली? तो कॉमनली यूज्ड होना चाहिए, जो हम लोग, मैंने कहा था ना फ्रिक्वेंटली यूज्ड, जो अक्सर ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। लाइकली मतलब जिनकी संभावना हो प्रयोग होने की। बैडली का मतलब बुरी तरह। और अनयूजुअली का मतलब तो वह ये निगेटिव में चला जाएगा ना, शायद ही कभी यूज होता हो। तो आपको जो लग रहा होगा वो शायद आपने बैडली लगाया हो कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने कॉमनली लगाया हो। तो जो बुरी तरह प्रयोग किए जाते हैं वो नहीं लगाया जाएगा, लगाया जाएगा जो फ्रिक्वेंटली, जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, वो वाला सुटेबल ऑप्शन होगा। ये बुरी तरह कार्य करने का ढंग हो जाएगा बेटा, फ्रिक्वेंसी नहीं होती। बैडली क्या होता है? वो है मैनर ऑफ एक्शन, हमें लगाना था फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्शन, ठीक है, कॉमनली जो यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और पढ़े चलते हैं। यहीं से क्या करना है भाई, अगला क्वेश्चन जो 5वां फिलर बना यहीं से पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है इन रिवर्स फॉलोइंग डैश 72 कंट्रीज।
72 देशों में बहने वाली नदियाँ, तो 72 देशों से होकर बहने वाली नदियों के लिए हम सबसे सुटेबल ऑप्शन देख रहे हैं थ्रू, ठीक है ना। तो इससे होकर बहती हैं, क्योंकि बिलो मतलब के नीचे, विद और एबव लगेगा नहीं, नदियों देशों के ऊपर देशों के नीचे ये नहीं लगेगा, ये लगेगा देशों से होकर, आपका आंसर होना चाहिए 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 17 में पूछा गया है, इडियम है शायद कोई, है ना। एरियम है, लिखा है बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब जिसको हर जगह लाभ है ही लाभ हो। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मतलब दोनों देशों में, दोनों दुनिया में, दोनों संसारों में बेस्ट, मतलब हर जगह जहाँ देखिए वहाँ लाभ है ही लाभ, लाभ है ही लाभ, हर तरह से लाभ। तो हर तरह से लाभ है ही लाभ के लिए आप क्या करेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नहीं होगा, यहाँ केवल लाभ है, तो ये है लगा ऑल द एडवांटेजेस, ठीक है ना, यही हमारा ऑप्शन होगा। तो अब ईडीएम ईडीएम में तो जब आपको मीनिंग मिल जाए तो हो गया काम, यहाँ और बेहतर के लिए कोई गुंजाइश होती होती नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, करेक्टली स्पेल्ड, तो सही स्पेलिंग किसकी होगी आप बताइए। पहला देखते हैं ACQUI, ठीक है, SITION मिल गया पहला ही। दूसरे में क्या गलती है, ACQ के बाद यू लगना चाहिए था, QU होगा। तीसरे में क्या होगा, ACQUI एक्विजिशन, एक SI लगा तो फिर एक TION भी तो आना चाहिए था। इसमें ACQU के बाद ये जो ई लिखा है वो गलत है, QU के बाद ई नहीं होता, आई होता है, ठीक है। तो ये बाकी तीनों गलत है, एक ही पहला वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और फिलर का क्वेश्चन है। लेट्स रीड फर्स्ट। तो लिखा है द होटल रूम डैश ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, बदबू होती है, ठीक है ना, ODOUR, ऑर्डर बदबू होती है। लेफ्ट ओवर का मतलब हुआ जूठा खाना, फूड। लेफ्ट ओवर फूड का मतलब हुआ जैसे किसी ने खाना खाया हो और थाली वगैरह में खाना छूट गया हो और वहाँ पे एक आध दो दिन पड़ा रहे तो उससे बदबू आने लगती है, तो वही होता है जूठे खाने की बदबू। तो जो होटल का कमरा था वो जूठे खाने की बदबू से क्या हुआ था, अब अंदाज़ा लगा चुके होंगे, जूठे खाने की बदबू से भरा होगा। तो स्मोक्ड में तो धुएं से भरा होगा ना, जूठे खाने की बदबू से तो भरा होगा नहीं। ये रीक्ड जो लिखा होगा यही वाला ऑप्शन होगा। ये किसी कहीं मतलब जैसे कोई प्लेस होता है जो किसी तरह की बदबू से भरा होता है। फ्लेवर्ड तो अच्छी चीज़ आ जाएगी ना, ये महक से, अब मान लीजिए अगर गुलाब की खुशबू से भरा होता तो हम फ्लेवर्ड लगा सकते थे, लेकिन बदबू से भरा हुआ है इसलिए हम फ्लेवर्ड नहीं लगाएंगे। और ट्रेस्ड का मतलब क्या हुआ, ये तो पहचान के लिए लगेगा ना, तो ये नहीं सुटेबल है। सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या हुआ आपका, रीक्ड, बदबू से भरा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट में पहले सेंटेंस पढ़ लिया जाए, देख लिया जाए किन किन जगहों पर चेंजेस की ज़रूरत है, और चेंजेस की जगहें हम लोग ट्रेस करने के बाद इनडायरेक्ट में वही वही चीज़ें हम ढूंढेंगे जिसमें जिसमें गलतियां निकाल आएंगी। बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉयज, तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयड, सॉरी, टोल्ड हो जाएगा। और ये जो इन्वर्टेड कामा लगा है, इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाया जाएगा, दैट लगाया जाएगा, ठीक है ना। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, आई विल बी हैप्पी इफ़ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग, तो ये असर्टिव सेंटेंस में बात कही गई है, इसलिए क्या लगेगा टोल्ड के बाद ये दैट लगेगा। कनेक्टर और आई बदलेगा, आई किसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द बॉस, बिकॉज बॉस इज स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो ये आई किसके अकॉर्डिंग बदला, बॉस के अकॉर्डिंग बदला, तो ये आई की जगह क्या हो जाना चाहिए, ही हो जाना चाहिए। विल बदलेगा कि नहीं बदलेगा, अगर यहाँ सेड लगा है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इतनी बातों पर ध्यान रखना है। और क्या बदलेगा, इफ़ यू, यू बदल जाएगा, यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, हिज एम्प्लाई, हिज एम्प्लाई है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। और फिनिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बदल जाएगा, फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, और दिस का क्या होगा, दैट हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कहाँ कहाँ चेंज होना था, इसकी जगह चेंज होना था, इन्वर्टेड कामा की जगह होना था, आई चेंज होना है, विल चेंज होना है, और यू चेंज होना है, और फिनिश चेंज होना है, और दिस चेंज होना है। इतनी चीज़ें चेंज होनी है, 6 चीज़ें हैं। चलिए तो पहले हम लोग पूरा चेंजेस मत ढूंढिए, आप लोग क्या किया करिए ना कि इसमें सबसे पहले ढूंढिए क्या गलती निकल आई, तो ढूंढ लीजिए सेंटेंस में गलतियां निकालते हैं, गिनती वाले निकालते हैं, बिल बदलना चाहिए था नहीं बदला, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए ये टोल्ड लिखा है, ये दैट लिखा है, ये ही लिखा, ये वुड लिखा, ये ही लिखा, ये फिनिश्ड लिखा, ये दैट सही, तो ये सही हो गया, ठीक है ना, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा,
बी वाला सही हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरा सेंटेंस क्या है। तीसरे में लिखा है, जैसे इसमें गलती कहाँ लिखी है, देखिए ये फिनिशेस लिखा। फिनिशेस मैंने कहा था ना कि इफ़ यू फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा। और चौथे में क्या गलती है, तो ये देखिए बिल लगा हुआ है, ये गलत हो गया। तो हमें पहले में, तीसरे में और चौथे में गलती निकल आई और दूसरे में कोई गलती नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, और 21 में हमें एंटोनियम बताना है किसका, कंक्लूसिव का। और कंक्लूसिव आदमी कौन होता है भाई बताइए। कंक्लूसिव आदमी वो होता है जो किस, मान लो उसके सामने दो बातें रख दी जाए तो एक फाइनल डिसीजन दे दिया जाए ये काम करना है। ठीक है, अब अगर आदमी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता, यार ये करें कि ना करें, यार ये करना ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं नहीं वो ठीक नहीं होगा, ये ठीक होगा, सुबह से शाम तक उनके इरादे में 4 बार परिवर्तन होता है, तो दैट मैन कैन नॉट बी आस्क्ड, कैन नॉट बी टोल्ड कंक्लूसिव। ठीक है, तो कंक्लूसिव का मतलब जो निष्कर्ष निकाल लेता है, इसके अंदर कोई दुविधा नहीं होती है, उसके सामने बातें रखिए तुरंत निष्कर्ष निकाल लेगा, ये काम करो, तो कंक्लूसिव होता है वो, कंक्लूसिव होगा विदाउट एनी डाउट। तो चलिए हम इनका एंटोनियम ढूंढते हैं। तो एंटोनियम कौन होगा, जो दुविधा में अटका हुआ हो। तो दुविधा में अटका हुआ वर्ड कौन होगा, अनडेनाएबल का मतलब क्या होता है, हम जिसे इनकार नहीं कर सकते। क्लियर माने स्पष्ट, तो सिमिलर हो जाएगा। डिसिसिव क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, द्विअर्थी। एम्बिगुअस का मतलब द्विअर्थी। द्विअर्थी का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई निर्णय ही ना निकल पा रहा हो, जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकल पा रहा हो, ये भी मतलब निकल रहा है, ये भी मतलब निकल रहा है। तो एम्बिगुअस ही इसका ऑप्शन होगा, जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो। और कंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, जिसका अर्थ स्पष्ट हो। तो ये हमारा एंटोनियम हो गया। ठीक है ना। और क्लियर क्या होता, ये साइनोनियम होता। डिसिसिव क्या होता, ये साइनोनियम होता। एम्बिगुअस क्या होगा, एंटोनियम हो गया। तो आंसर क्या हुआ, चौथा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में फिलर है। फिलर है तो सेंटेंस पढ़ते हैं, द क्राइसिस वो डैश डैमेज देयर रेपुटेशन। तो ये जो क्राइसिस है वो उनकी प्रतिष्ठा को डैमेज करेगी। तो क्राइसिस उनकी प्रतिष्ठा को डैमेज करेगी। आइदर के साथ और लगाना पड़ता, फार्दर दूरी के लिए यूज किया जाता है, फर्दर माने दोबारा, और नाइदर ना तो हमें ये क्या लगा सकते हैं, एक ही ऑप्शन आ रहा है तीसरा वाला, दोबारा डैमेज हो सकती है, उनकी प्रतिष्ठा को दोबारा ठेस पहुंच सकती है। अब ये आइदर माने या तो, फार्दर माने ज्यादा दो, नाइदर माने ना तो, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, थर्ड वन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा क्या है, पैसिव वॉइस। देखिए ये लिखा है ना, पैसिव फॉर्म बतानी है। तो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, एवरी वन शुड ओबे। शुड ओबे की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, देखिए शुड क्या है, मॉडल वर्ब, ओबे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे शुड लिखा जाएगा और ओबे में क्या हो जाएगा, ओबेड हो जाएगा। और शुड और ओबेड के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, शुड ओबे की जगह शुड बी ओबेड हो जाएगा। ट्रैफिक रेगुलेशंस पहले लिखा जाएगा, बाय एवरीवन बाद में लिखा जाएगा। अब वो लिखिए आप चाहे ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जनरल सेंस में ये बात सबके लिए कही जा रही है, तो आप एवरीवन ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। जब सबके लिए कही जाती है कोई बात, तो उसका एजेंट आना कोई ज़रूरी नहीं होता। चलिए ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1, बार बार क्वेश्चन नंबर मेरे मुंह से निकलता है। ऑप्शन नंबर 1, तो ट्रैफिक रेगुलेशंस आर ओबेड। अब यहाँ मैंने कहा था ना कि शुड भी होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ट्रैफिक रेगुलेशंस है, ये शुड भी लिखा, शुड भी लिखा, लेकिन ये ओबे क्या लिखा, फर्स्ट फॉर्म में लिखा, ये होना चाहिए था ओबेड। ठीक है, 2 ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन लिखा है ट्रैफिक रेगुलेशंस विल नहीं, यहाँ शुड होना चाहिए। अब लगा दीजिए चौथा, और क्या, पढ़े नहीं है लेकिन ऑप्शन तो वही, जब 3 ऊपर के गलत हो गए तो बात खत्म। ये देखिए ट्रैफिक रेगुलेशंस, ये देखिए शुड है, ये देखिए बी है, ये देखिए ओबेड है, बाय एवरीवन भी लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, चौथा हुआ फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, एंड दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 24। पूछा क्या है, पूछा है इडियम का मतलब। तो सेंटेंस पढ़ के देखें, यहाँ से सेंटेंस लिखा हुआ है, और सेंटेंस पढ़ के मतलब निकलेगा, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। आगे कहा, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। मैं पुल तब पार करता हूँ जब मेरे सामने आएगा। मतलब क्या हुआ, मैं उस मुसीबत के बारे में, उस संकट प्रॉब्लम के बारे में तब सोचूंगा जब मेरे सामने आएगी। मतलब ये उसमें के नहीं है, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, खांसी आएगी सुबह तो शाम से ही मुंह फैलाए रहते हैं। ठीक है, तो ये उसमें के नहीं है, खांसी सुबह आएगी सुबह मुंह फैलाएंगे, अभी से क्यों मुंह फैलाएं।
मतलब आप समझ में आ गया ना कि जब संकट सामने आएगा तब देख लेंगे, अब उसको पहले से ही सोच के क्या रखना, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में कौन सा सेंटेंस है जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हो। तो लिखा है लेट समवन एल्स डील विद द प्रॉब्लम, नहीं किसी और को नहीं कहते हैं मेरी प्रॉब्लम से डील करो, खुद ही पे डील करेंगे, लेकिन जब वो सामने आएगी तब। नॉट डील विद द प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल डील ही नहीं करते, नहीं भाई इन्होंने कहा था ना पुल तब पार करते हैं जब सामने पड़ेगा, ठीक है ना, सपने में पुल नहीं पार करना है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन लिखा है डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, हाँ ठीक है, जब जरूरी होगा तब हम उस समस्या से निपटेंगे। और नॉट इवन थिंक अबाउट, अरे भाई सोचते तो हैं, थिंक की बात नहीं है, तो ये सबसे सुटेबल क्या था, जब समस्या सामने आएगी तभी हम उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 25, फाइनल क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड के क्या होगा, पहले आप तो काउंटर की स्पेलिंग देखिए, काउंटर क्या होता है, COUNTER। अब इसमें जो हम लोग फीट जोड़ते हैं उसकी स्पेलिंग होगी FEIT, आप यही धोखा करेंगे मैं जानता हूँ। तो FEIT होना चाहिए, काउंटरफीट का मतलब होता है नकली, फर्जी या जाली। तो काउंटर में आप मिस्टेक नहीं करेंगे, मिस्टेक कहाँ करेंगे, FEIT में करेंगे। अब आप अपना ऑप्शन ढूंढ लीजिए, यहाँ लिखा है काउंटर फीट, स्पेलिंग इसी की सही है, यहाँ काउंटर में TOR लगा हुआ है, यहाँ काउंटर फेट लिखा हुआ है, और यहाँ फीट में EIIET लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, क्या बताने की जरूरत है, पहला, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, हमने कहा था कि पहले डिस्कशन कर लेंगे, बाद में हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो बेटा देखो अभी हम लोगों का नया नया सब प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो थोड़ी सी कभी कभार लेट लपेट हो जाती है कुछ अपलोड होने में, या कभी कुछ इसी तरह टेक्निकल इशू आ जाते हैं, और इन सारे टेक्निकल इश्यूज को जल्दी ही दूर करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है निकट भविष्य में जल्दी ही आप लोगों को सारी क्लासेस का कोई टाइम टेबल प्रोवाइड कराया जाए। तो जब टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ फिक्स हो जाएगा, टीचरों से बात की जा रही है कौन किस समय अवेलेबल होगा, तो क्या किस समय किसका अपलोड किया जाए। तो जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, अब हो सकता है एक आध दो दिन तक इस तरह से कुछ चीज़ें मतलब अनअनाउंस्ड हो जाएं, या किसी दिन कोई चीज़ ना अपलोड हो पाए, लेकिन बहुत जल्दी मतलब वेरी शॉर्टली ये सब चीज़ें